हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कमला जी सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर तैयार होकर मालकिन की तरह हॉल में बैठ जाती थी और दिन भर सोफे पर बैठकर अपनी बहू शीला पर हुक्म चलाती रहती थी और उचित मौके की तलाश में थी। कमला जी के पति का 5 महीने पहले ही स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद से ही वो जरा बीमार सी रहने लगी थी और बार बार डॉक्टर के चक्कर भी लगने लगे थे। फिर भी उनकी सत्ता और शासन में कोई भी कमी नहीं आई थी। कमला जी को अपनी जमीन जायदाद का बहुत घमंड था और इसी घमंड के कारण उनके सभी रिश्तेदार भी अब उनसे दूर दूर ही रहते थे। कमला जी का एक बेटा था नीरज और एक बेटी थी दिव्या। नीरज पर तो कमला जी जान छिड़कती थी। उन्होंने शुरुआत से ही बेटे और बेटी में बहुत ही भेदभाव किया हुआ था। वे अपने बेटे को अच्छे से अच्छा भोजन करवाती थी और बेटी को बचा खुचा खाना खिलाती थी। बेटी की गलती पर उसे 1000 बातें वो सुना देती थी और बेटी की गलतियों पर पर्दा डाल देती थी। उनका वश चलता तो वह बेटी को पढ़ने भी नहीं देती थी, लेकिन उनके पति ने जिद करके अपनी बेटी को भी उच्च शिक्षा दिलवाई थी। इसी कारण से कमला जी दिव्या से और भी ज्यादा चिढ़ती रहती थी, लेकिन बदले में उसे मिलती तो केवल डांट फटकार और मार पिटाई। एक उम्र के बाद दिव्या खुद ही समझ गई थी कि उसे उसकी माँ प्यार नहीं करती है, इसलिए स्वतः ही माँ से दूर रहने लगी थी। बेटे और बेटी में इतना भेदभाव था। कमला जी को अपने बेटे पर बड़ा गुरूर था और वह सोचती थी कि बेटी तो एक ना एक दिन शादी करके दूसरे घर पे चली जाएगी, लेकिन मेरा बेटा बुढ़ापे में बेटा ही काम आएगा। तभी तो वह दिव्या पर कोई भी खर्च करने से कतराती थी कि पैसे बचेंगे तो बेटे के ही काम आ जाएंगे। वो तो इस बात से भी भयभीत रहती थी कि कहीं दिव्या के विवाह में मोटा दहेज न देना पड़ जाए तो उनके बेटे की हिस्से की संपत्ति कम पड़ जाएगी। दिव्या अपने ससुराल में बहुत खुश थी। कमला जी के सिर से तो मानो बहुत बड़ा बोझ ही उतर गया था, लेकिन दिव्या के पापा ने दिव्या की पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छा परिवार ढूंढा जहां दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। दिव्या के पापा ने बहुत ही धूमधाम से नितेश से दिव्या की शादी करवा दी थी, लेकिन जब जब दिव्या अपने मायके आती थी तो उसकी माँ का मुंह उतर जाता था कि अब शगुन वगैरह देने का खर्च अलग से होगा। वो बार बार बेटी को ताना देती थी कि ससुराल छोड़कर बार बार यहाँ क्या करने आती हो तुम। दिव्या की आंखों में यह सुनते ही आंसू आ जाते थे, लेकिन पिता के मुंह में वह मायके आना छोड़ नहीं पाती थी। और पिता के गुजर जाने के बाद तो जैसे दिव्या का मायका ही अब खत्म हो गया था। कहीं इसकी नजर मेरी जायदाद पर तो ना पड़ जाए, फिर मेरे बेटे के हिस्से में से इसे भी हिस्सा देना पड़ जाएगा। यही सब सोचकर उन्होंने दिव्या को जलील करने के लिए एक प्लान बनाया था। एक दिन दिव्या सुबह सोकर उठी तो घर में कोहराम मचा हुआ था। कमला जी ने दिव्या को देखते ही कहा, दिव्या, कल रात को तुम मेरे कमरे में आई थी ना? दिव्या ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो आपके सिर में तेल लगाने आई थी माँ। कमला जी ने तपाक से कहा, दिव्या, तुमने मेरे सोने के कड़े लिए हैं क्या? फिर कमला जी ने रूखे स्वर में कहा तो दिव्या तो सकपका गई। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं माँ, मैं आपके कड़े क्यों लूंगी? कमला जी ने चिल्लाते हुए कहा, बहू तो मेरे कमरे में आई ही नहीं। मेरा बेटा ऐसी नीच हरकत करेगा ही नहीं तो बाकी बची तू। जरूर तुमने ये हरकत की है, तेरी ही हरकत है ये। मैं
कहती हूँ अगर तेरे मन में कोई लालच नहीं तो क्यों बार बार मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। दिव्या तो आषाढ़ की मूरत की भांति जड़ होकर रह गई। अपने ही घर में चोरी का इल्जाम उसके लिए असहनीय ही था। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कमला जी ने उसे सफाई देने का एक भी मौका नहीं दिया और तुरंत उसके कमरे में गई और उसका सामान लाकर उन्होंने उसका हाथ खींचते हुए उसे मायके की दहलीज के बाहर निकाल दिया और उसका बैग फेंकते हुए बोली कि चली जा यहाँ से, अब दोबारा इस घर में तू कभी भी कदम मत रखना। मुझे पता है ना कि तेरा अब यहाँ आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्यों बार बार तू मुंह उठाकर यहाँ पर चली आती है। यह सब सुनकर तो दिव्या को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म शीशा उधेड़ दिया हो। दरवाजे के बाहर उसका कुछ सामान और कपड़े भूमि पर गिरे पड़े हुए थे। वे रोते हुए सब कुछ समेटने लगी। सामान तो उसने समेट लिया था, लेकिन मन की घुटन को कहाँ समेट पाई थी बेचारी। उस दिन मायके की दहलीज को उसने आखिरी बार प्रणाम किया था कि उन्होंने अपने बेटे की संपत्ति के लिए एक हिस्सेदार को सदा सदा के लिए उस घर से दूर कर दिया था। यह सब देखकर शीला को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई माँ आखिर अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार भी कर सकती है। दिव्या और बहुत सारे बिखरे एहसासों को बिना समेटे वहाँ से अपमानित होकर नम आंखें लिए हुए ऑटो में बैठकर वहाँ से चली गई। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह इस दहलीज पर जलील होने कभी भी नहीं आएगी। कमला जी तो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी यहाँ से अब चली गई और दोबारा कभी भी नहीं आएगी। लेकिन एक तरफ शीला उसे यानी कि अपनी सास के बारे में आज सोच रही थी। उससे आज अपनी सास से बहुत घृणा होने लगी थी। दिव्या भी बहुत बिल्कुल टूट चुकी थी। वैसे तो वह बचपन से ही माँ का यह रूप देखती हुई आई थी, लेकिन आज तो उसकी माँ ने सारी हदें पार कर दी थी। उन्हें पता नहीं था कि वक्त उन्हें कौन सा रंग दिखाने वाला है। एक बार शीला के मायके से फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। घर पर केवल अब नीरज और कमला जी ही थे। उस रात उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। वो आधी रात को कमरे से बाहर निकली। बहू भी मायके गई हुई थी और बेटे के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। कमला जी आगे बढ़ी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बेटा उनके साथ क्या करने वाला है। नीरज अपने कमरे में कुछ फाइल चेक कर रहा था। माँ की आहट आते ही उसने फाइल छुपा ली। वैसे तो कमला जी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। अगली सुबह नीरज समय से पहले ही उठ गया था और रसोई में जाकर उसने माँ के लिए चाय नाश्ता तैयार किया। फिर बड़े ही प्यार से अपनी माँ को नाश्ता करवाया उसने। कमला जी तो निहाल ही हो गई और कहने लगी कि इसलिए कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटा ही काम आता है। देखो तो मेरा बेटा मेरी कितनी सेवा कर रहा है। नीरज मुस्कुराते हुए बोला, माँ एक काम करो ना, मैंने आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आप उस पर अंगूठा लगा दो ना। तभी कमला जी ने खुशी खुशी बेटे के दिए पेपर्स पर अंगूठा लगा दिया। अंगूठा लगते ही नीरज कुटिलता से मुस्कुराया और अपनी पत्नी को फोन करने के लिए वो चला गया। कुछ दिनों में जब उसकी पत्नी शीला मायके से वापस आई, तब वो कमला जी से कहने लगी कि सासू माँ, शहर में एक नया वृद्धाश्रम खुला है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि आप वहीं जाकर रह लीजिएगा। कमला जी गुस्से से उबलते हुए बोली, मेरे बेटे के होते हुए तुम मुझे वृद्धाश्रम में जाने की बात कर रही हो? मुझे वहाँ जाने की आखिर क्या जरूरत है? तू अपनी माँ को क्यों नहीं भेज देती वहाँ पर? उनकी बहू कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, मेरी माँ आखिर क्यों जाएगी वृद्धाश्रम? मेरी माँ अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार थोड़ी ना करती है। वह तो आपने मेरी नाक में दम कर रखा था, इसलिए अब आपको मैं अपने साथ नहीं रखूंगी। कमला जी तब क्रोध से बोली, ये घर मेरा है,
तू कौन होती है मुझे अपने साथ रखने वाली या नहीं रखने वाली? नीरज गुस्से से बोला, माँ तुम मेरी पत्नी से जरा तमीज से बात किया करो। अब ये घर मेरे नाम पर है और हम ये फैसला करेंगे कि तुम्हें यहाँ पर रहना है या नहीं रहना है। यह देखो, घर के कागजात पर तुमने खुद अंगूठा लगाया हुआ है। माँ तुम बूढ़ी हो गई हो, अब घर गृहस्थी का मोह छोड़ दो। हमारे भी कुछ रुपए बचेंगे। अब तुम वृद्धा आश्रम में अपने हम उम्र लोगों के साथ मजे से रहो। तुम्हारी बीमारी वगैरह में बहुत पैसे बर्बाद होने वाले हैं और आखिरकार ये सारी संपत्ति मेरी ही तो है, तो क्या इन पर अधिकार जताने के लिए तुम्हारे मरने का इंतजार करना होगा मुझे? यह बात सुनते ही कमला जी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे थे। बेटे के इस विश्वासघात से वो एक पल में ही टूट सी गई थी। उनके लिए उनका बेटा ही उनके जीवन की धुरी था, लेकिन बेटा तो उनसे भी अधिक धन का लोभी और स्वार्थी निकला था। आज समय उनके ही बनाए हुए आईने में उनके कर्म दिखा रहा था। इस बात का कमला जी को बहुत बड़ा गहरा सदमा लगा था और उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। वृद्धा आश्रम के बदले अब वो सरकारी पागलखाने में पहुंच चुकी थी। कमला जी जिस जायदाद को अपने बेटे के लिए सुरक्षित रखने के लिए बेटी पर इतने सारे लांछन लगाए गए थे, उस पर इतने आरोप लगाकर उसे मानसिक रूप से परेशान किया, आखिरकार बेटे ने जब वो संपत्ति हासिल कर ली तो वह बेटा माँ का भी नहीं हुआ।